वेलकम टू टैक्स मास्टर क्लास। आप देख रहे हैं टैक्स मास्टर क्लास। मैं हूं एडवोकेट एंथनी विलियम्स और टैक्स मास्टर क्लास में हम आप देख रहे हैं पार्ट 20 और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 को हम सेक्शन 1 से एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस वक्त सेक्शन 2215 पे है और मकसद ये है कि नॉर्मली जब हर साल बजट में इनकम टैक्स लॉ में चेंजेस आती हैं तो जो चेंजेस आती हैं उनको हाईलाइट किया जाता है। एफबीआर भी एक सर्कुलर नंबर 3 के हवाले से जो इम्पोर्टेंट चेंजेस आई हैं वो बताते हैं मुख्तलिफ वीडियोस में, यूट्यूब पे भी, और वैसे आपको वर्कशॉप सेमिनार में जो चेंजेस हैं उन पर बात की जाती है। हमने एक डिफरेंट अप्रोच ली इस दफ़ा टैक्स ईयर 2022 के लिए और फाइनेंस एक्ट 2021 जो चेंजेस प्रपोज की हैं जो टैक्स ईयर 2022 में अब एप्लीकेबल हैं आपके लिए, मेरे लिए, हर टैक्स पेयर के लिए, चाहे वो रेजिडेंट हैं, नॉन रेजिडेंट हैं या फॉरेनर्स हैं पाकिस्तान में इनकम कमा रहे, तो उस हवाले से हम हर सेक्शन को एक्सप्लेन करें। सेक्शन में जो ब्लू टेक्स्ट है वो प्रीवियस लॉ, जो लॉ है जो अनचेंज्ड है उसकी बात कर रहा हूँ। जहाँ रेड टेक्स्ट आप देखेंगे वहाँ पर आपको कानून में चेंज नज़र आएगा। सेक्शन 215 कहता है फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स। हम बात कर रहे हैं कि एफबीआर का डिपार्टमेंट, एफबीआर का इदारा कैसे चलता है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में टोटल 241 सेक्शंस हैं, तो हम लास्ट सेक्शंस में हैं जहाँ पे इसके हवाले से बात हो रही है। तो वो कह रहा है कि 210 सेक्शन के तहत ऑर्डर जो है कमिश्नर पास कर सकता है और वो किसी भी इनलैंड रेवेन्यू के फंक्शन और पावर, कॉल एंड रिसीव यानी रिटर्न ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, अकाउंट्स वगैरह, कोई भी केस जो कमिश्नर लेवल पर काम हो रहा होता है उसको फिर जो है बोर्ड भी, जैसे यहाँ पे है, वो देख सकता है। कमिश्नर जो है अपने किसी भी मुतहद के काम को देख सकता है। ये बातें कहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर ये पावर्स ना दी होती तो फिर इस पर डिबेट होती कि कमिश्नर अपने जो काम उसके अंडर लोग काम कर रहे हैं वो जो है उसको इंफॉर्मेशन को कॉल कर सकता है कि नहीं। इसी तरह मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें गवर्नमेंट के, जहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनको पब्लिक सर्वेंट्स कहते हैं, तो उनका डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक सर्वेंट सेक्शन 216 का मकसद ये है कि ऑल पर्टिकुलर्स कंटेंट इन कोई भी स्टेटमेंट जो इस ऑर्डिनेंस में है, कोई एफिडेविट वगैरह है, शैल बी कॉन्फिडेंशियल एंड नो पब्लिक सर्वेंट सेव एज प्रोवाइडेड इन ऑर्डिनेंस मे डिस्क्लोज एनी पर्टिकुलर्स। तो इनकम टैक्स का जो पूरा इदारा है उसमें बहुत सारा डेटा है और वो डेटा सिर्फ टैक्स पेयर के बारे में नहीं है बल्कि टैक्स ऑफिसर्स के बारे में, टैक्स रेट्स, जो मुख्तलिफ टैक्स ट्रीटीज़ हैं दुनिया के और मुल्कों के साथ, उसके अलावा बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, ख़ास तौर पे ऐसे डायरेक्टरेट में, ऐसे जो पार्ट्स हैं एफबीआर के, इन्वेस्टिगेशन के और इंटेलिजेंस के, जो ऐसे लोग जो टैक्स अवेट कर रहे हैं उन लोगों को उनके पीछे जाते हैं और वो, तो ये सब चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखनी होगी, वो किसी को डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। हाँ, अगर डिस्क्लोज़ करना है, अदालत को बताना है या किसी और फोरम पे बताना है तो वो भी यहाँ पे गिवन होगा। उसके अलावा हमारे मुल्क में जो एविडेंस का कानून है उसको कानून शहादत 1984 का लॉ कहते हैं और वो कहता है कि एनी अदर लॉ नो कोर्ट और एनी अथॉरिटी शैल as provided entitled to inquire any public servant to produce before it any return, account और document। ये जो बेनिफिट है इसको इस तरह समझें कि आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और ये सेक्शन या सब सेक्शन यहाँ पर ना होता, आपको प्राइवेसी की प्रोटेक्शन ना मिल रही होती, तो फिर बैंक्स क्या करते, वो मुख्तलिफ जो है, मतलब अभी भी शायद वो ऐसी एक्टिविटी करते हो लेकिन वो इलीगल कंसिडर होगी। बैंक्स वगैरह देखते कि यार कौन लोग हैं, किन की कितनी वेल्थ है, किसने किन बैंकों में इन्वेस्ट किया, तो कंपीटिंग बैंक्स वो डेटा यहाँ से लेके आपको ऑफर्स वगैरह देते हैं। अभी भी शायद ऐसा पॉसिबल होता हो लेकिन वो इलीगल है। इसी तरह यहाँ पे कह रहा है प्रिक्लूड द डिस्क्लोजर ऑफ सच, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्क्लोज करना ज़रूरी है टू एनी पर्सन एक्टिंग इन एग्जीक्यूशन। जो शख्स भी, जैसे ऑडिट हो रहा है तो ऑडिट में आप ये नहीं कह सकते जी मैं आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पे ऑडिट में कहा गया है कि सारे डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू ना सिर्फ इनकम के बल्कि किसी भी उस शख्स के फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड हो या नॉन फाइनेंशियल मैटर भी हो, तो वो है ऑडिटर जनरल के हवाले से ऑफिस से, फिर फेडरल एक्साइज, सेल्स टैक्स के कानून, वेल्थ एक्ट का कानून जो अब पाकिस्तान में नहीं है, उसके अलावा से कस्टम एक्ट के हवाले से, तो ये, और फिर
जो अमेंडमेंट हुई है पूरे कानून में, जहाँ जहाँ भी कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 था, वहाँ कंपनीज एक्ट 2017 करके और जो इनकम टैक्स का कानून है उसको साफ़ सुथरा नीट क्लीन किया गया। तो कोई इन्फॉर्मेशन अगर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन वगैरह को डिक्लेयर करनी तो वो ज़रूर एफबीआर वाले भी करेंगे और उनके जो ऑफिसर्स हैं वो उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। इसी तरह कुछ और इदारे ऐड किए जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉई ओल्ड एज वाली जो है ईओबीआई वाली वो भी वहाँ पे, तो अगर आप कह रहे हैं कि जी मैं जॉब नहीं कर रहा और आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं और आपका ईओबीआई कट रहा है, तो टैक्स वाले क्रॉस चेक करके पूछ सकते हैं आपसे कि क्यों नहीं आप जो है ना ये, और सेक्शन वो जो विथ होल्डिंग स्टेटमेंट है उसको देख सकते हैं, नादरा का रिकॉर्ड देख के आपसे पूछ सकते हैं, सिविल कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग चल रहा हो वगैरह वगैरह। और यहाँ पे और भी डिपार्टमेंट्स फेडरल प्रोविंशियल है और ये स्कोप बढ़ता जाता है। फेडरल टैक्स है, फिर फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को ऐड किया गया, यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से स्टेट बैंक का ऐसा इदारा जो मुख्तलिफ बैंकों में काम कर रहा है, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स कर रहे होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, उसको देखते हुए वो एफबीआर वाले वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या एफबीआर वालों से वो डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन ले सकता है। तो क्रॉस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो सकती है और उसकी वजह से आपकी टैक्स रिटर्न अगर आपने फ़ाइल किए तो उसमें कोई गलती पॉइंट आउट हो सकती है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन गलती तभी पॉइंट आउट होती है जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपना प्लॉट डिक्लेयर किया है एक सर्टन वैल्यू पे, बेशक ये इतना प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है, लेकिन एग्जांपल के तौर पे आपने 10 लाख का डिक्लेयर किया है और उसकी डिक्लेरेशन की वैल्यू कुछ और होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू इन्हीं डिपार्टमेंट्स के रिकॉर्ड के मुताबिक, तो वो चीज़ सामने आ सकती है। और कुछ जगहों पर जहां आपने अपने एसेट्स या कोई बड़ा एक्सपेंस आपने ना शो किया हो, चाहे उस पर टैक्स डिडक्ट हुआ हो कि नहीं, तो ये डिपार्टमेंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सेक्शन 215 इम्पॉर्टेंट है और इसमें मल्टीपल बातें हैं जो ख़ास तौर पे अगर आप टैक्स प्रैक्टिस करते हैं, टैक्स सीख रहे हैं तो ज़रूरी है। इसी तरह 216 ए में कह रहा है प्रोसीडिंग अगेंस्ट अथॉरिटी एंड पर्सन। तो कहता है बोर्ड विल प्रिस्क्राइब रूल्स इनिशिएटिंग क्रिमिनल प्रोसीजर्स, और 207 में डायरेक्टर जनरल और जो मुख्तलिफ डायरेक्टरेट्स हैं एफबीआर की, उन्होंने कैसे प्रोसीड करना है, क्योंकि देखें इसमें आपके फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो किसी तरीके से भी वायलेट नहीं हो सकते। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 और हर एक मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन यही करता है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल जो है 6 से स्टार्ट होते हुए या 7 से स्टार्ट होते हुए आप कह सकते हैं 32 तक या 40 तक कह सकते हैं कि ये वो फंडामेंटल राइट्स हैं जो कोई भी लॉ वायलेट नहीं कर सकते। तो इसलिए बहुत से प्रिकॉशंस और सेफ गार्ड्स दिए हुए। उसके अलावा सेक्शन 217 कहता है कि फॉर्म्स और नोटिस, ऑथेंटिकेशन ऑफ नोटिस। याद रखें कि अभी तक यानी कि 2018 तक जाली टैक्स नोटिस वगैरह बहुत ज़्यादा आते थे, उसको ख़त्म इस तरह किया गया है कि अब हर टैक्स नोटिस पे बार कोड होता है और उसकी प्रॉपर इशुएंस होती है और वो फिज़िकली कम आता है और इनबॉक्स और आयरस में ज़्यादा आता है। तो अपना अकाउंट वगैरह अगर आप इनकम कमा रहे हैं तो आयरस में ज़रूर रजिस्टर हों, अपनी टैक्स रिटर्न ज़रूर फाइल करें। तो ये हवाले से बता रहा है कि कोई भी फॉर्म, नोटिस, रिटर्न वगैरह जो है कैसे इस ऑर्डिनेंस के तहत होगी। एक तो बोर्ड बनाएगा और उसको पब्लिश करेगा ऑफिशियल गैजेट में, फिर वो लॉ का हिस्सा बनेगी, रूल्स का हिस्सा बनेगी। फिर सेक्शन 218 कहता है कि उसको सर्विस यानी टैक्स पेयर तक कैसे पहुंचाया जाएगा। तो यहाँ उन्होंने बताया कि रेजिडेंट पर्सन है तो फिर उसके लिए पर्सनली उसको भेजा जाएगा, या उसकी नॉन रेजिडेंट है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेजा जाएगा, कोरियर से भी भेजा जाएगा, और उसके लास्ट नोन एड्रेस पे भेजा जाएगा। तो कोशिश करें कि अपना माई प्रोफाइल आयरस में रजिस्टर उसमें अपडेट कर लें। आपका जो लेटेस्ट एड्रेस है, चाहे पाकिस्तान के अंदर है पाकिस्तान से बाहर है, वो टैक्स वालों को पता होना चाहिए। इसमें परेशान होने की बात नहीं है, प्रॉपर। दूसरा है अपने आयरस को चेक करते रहें क्योंकि उसमें नोटिस वगैरह आते रहते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्व्ड इंडिविजुअली इलेक्ट्रॉनिकली इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, जिसका सिंपल मतलब ये है कि आयरस में अगर आपने अकाउंट बनाया तो लाजमन उसके साथ रिलेटेड ईमेल भी होगी और मोबाइल नंबर भी होगा। और अब जो है प्रॉम्प्टली जो है आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाता है कि आपके इनबॉक्स, आयरस के इनबॉक्स में
नोटिस आया। नोटिस का ये मतलब नहीं होता कि आप पे पेनल्टी लग रही है, कभी कभार ये नोटिस होता है कि आपका आपकी असेसमेंट हो चुकी है एफबीआर की तरफ से भी, ऑडिट क्लोज हो गया है, आपका रिफ़ंड अप्रूव हो गया है। पॉजिटिव नोटिस भी होते हैं और ऑब्वियसली कि इंक्वायरी हो रही है, ऑडिट आपके लिए सेलेक्ट हो गए हैं, आपकी अमेंडमेंट असेसमेंट होने लगी है क्योंकि आपने प्रीवियस रिटर्न्स का जवाब नहीं दिया, वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें इस तरह हैं। और फिर ऑब्वियसली वो जो है आपसे पूछ रहा है कि आपने ये पर्सनली सर्व्ड होती है और पूरी कोरियर से भेजे, और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर जिक्र है इन सारी चीज़ों का। ये दूसरा सिनेरियो है कि एनी नोटिस ऑर्डर रिक्वेजिशन रिक्वायर्ड टू बी सर्व्ड फॉर द पर्स शैल बी ट्रीटेड एज प्रॉपरली सर्व्ड, अगर वो इन सारी चीज़ों में पर्सनली आपको दे दिया गया, आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा गया है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के मुताबिक अखबार में प्रिंट किया है, या फिर आपको इलेक्ट्रॉनिकली पहुंचा दी गया और अब इसमें एसएमएस वगैरह भी शामिल हो गया। उसके अलावा एसोसिएशन ऑफ पर्सनस के हवाले से उसमें उसके पार्टनर्स मेंबर्स का जिक्र है, और डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं जहाँ पर वो होता है। इसको हम यहाँ पर टैक्स और रिफ़ंड टू बी कंप्यूटेड टू द नियरेस्ट रुपी, ये एक रूल है कि अगर आपको जो है 111 रुपये 50 पैसे का रिफ़ंड मिले तो उसको 112 रुपये भी कंसिडर किया है। 111 रुपये 50 पैसे का मतलब 112 रुपये भी है, और अगर 111 रुपये 30 पैसे है तो आपको 111 रुपये मिलेगी। तो आप 30 पैसे के लिए गवर्नमेंट पे केस नहीं कर सकते कि यार ये 30 पैसे भी मुझे दो, नियरेस्ट रुपी तक होगा। उसके अलावा कमिश्नर शैल गिव अ रिसीट ऑफ टैक्स अमाउंट रिकवर्ड, तो कमिश्नर के साइन से ये सब चीज़ें होती हैं। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप जो है कमिश्नर या कमिश्नर अपील या ट्रिब्यूनल, उनको नज़र आए कि जो ऑर्डर इशू किया था असेसमेंट ऑर्डर, उसमें कोई गलती है और उसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत है, एक्चुअल क्लरिकल एरर हो गया है, कोई टैक्स माफ़ करना था या टैक्स लगाना था, एक ज़ीरो रह गया, एक ज़ीरो ऐड हो गया, तो कमिश्नर में ऑर्डर इन अमेंड एनी ऑर्डर पास्ड बाय डिप्टी कमिश्नर, इनकम टैक्स पैनल वगैरह वगैरह। तो इन शॉर्ट ये कि एक तो आप अपनी टैक्स रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। टैक्स रिटर्न रिवाइज करने के बाद एफबीआर भी ऑटोमेटिकली आपकी सेल्फ असेसमेंट कर देते हैं। अगर उसके बाद आपकी मज़ीद कोई और असेसमेंट होती है या आप कमिश्नर अपील के पास जाते हैं और उनके फ़ैसले में कोई गलती होती है, तब भी ये नहीं होगा कि फिर तो अब तो जी गलती हो गई, आपने टैक्स देना ही देना। आप उस गलती को ठीक कर सकेंगे और यहाँ पे वो बात। उसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सपर्ट है, किसी भी सिनेरियो के लिए, ऑडिट के लिए, किसी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के लिए सेलेक्ट हो सकते हैं। अब ये जो है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आप देख रहे थे पार्ट 20। कोशिश हमारी ये है कि इनकम टैक्स लॉ को एक दफ़ा सेक्शन 1 से लेकर 241 और वो उसके साथ जो अटैच 14 स्केड्यूल्स कह लें या 14 टेबल्स जहाँ पर डिफरेंट टैक्स रेट एग्जाम्पशंस वगैरह दी हुई हैं, वो हम इस तरह डिस्कस करें कि अब आपको इन वीडियोस देखने के बाद, ख़ास तौर पर अगर आपने जून से ये वीडियोस देख रहे हैं और हर एक वीडियो अगर एवरेज 10 मिनट की भी है, तो आपने कई आवर्स गुजार लिए हैं, इनकम टैक्स लॉ को दिए हैं आपने एज ए टैक्स पेयर या एज ए टैक्स कंसल्टेंट, या जिस पार्ट में भी आपको नज़र आया कि इस सेक्शन पे मुझे कोई हेल्प चाहिए थी, तो थैंक यू वेरी मच कि आपने व्यू किया। और ये कानून जो है आने वाले टैक्स ईयर्स में भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारी अब कोशिश होगी टैक्स दोस्ती यूट्यूब चैनल पे कि हर साल एक दफ़ा कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस बनाएं, इनकम टैक्स लॉ, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, कंपनी लॉ, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, ताकि पूरे साल में जो नया लॉ है और वो जो अप्लाई हो रहा है उस पर हम जो है ना बात करते रहे, ताकि आपके पास एक ए टू जी मतलब वीडियोस मैं भी देखता हूँ बहुत लोग बहुत अच्छा काम करें, सिर्फ जो चेंजेस आई हैं अक्सर उस पर बात होती है या किसी एक सेक्शन पे बात होती है, और बहुत सारे ऐसे सेक्शंस रह जाते हैं जो टैक्स पेयर को पता होने चाहिए। तो इसीलिए हम ये कमेंट्री कर रहे हैं। पार्ट 20 आप देख रहे थे, मैं हूँ एडवोकेट एंथनी विलियम्स। आपसे अब पार्ट 21 में मुलाकात होगी, कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री ऑन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। बहुत शुक्रिया, आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।